हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे। आज हम इस वीडियो में एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो वीडियो होगा हम उसमें स्पेसिफिकली क्या स्टडी करना है, हमें एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। ठीक है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फिर हम देखेंगे कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिर हम देखेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम आइसोमर्स को स्टडी करेंगे, एल एंड डी आइसोमर्स और एंड आर एंड एस आइसोमर्स। ठीक है, तो फिर लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा इस वीडियो का वो होगा टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले में क्या देखना है, हमें एमिनो एसिड्स देखना है वो होते क्या हैं। अब जब सबसे पहले हम ये सोचते हैं और कभी पूछते भी हैं कि एमिनो एसिड होता क्या, तो हमें सबसे पहले एक बात ध्यान आती है कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? प्रोटीन्स का। ठीक है, बट इनफ नहीं है, बिकॉज हमें एमिनो एसिड्स के बारे में कुछ नहीं बताता। हमें ये बताते कि हाँ ये प्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है, एक तरह से हमें प्रोटीन्स के बारे में बता रहे कि प्रोटीन्स बने हैं किससे? एमिनो एसिड्स से, बट वो एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में वो कुछ नहीं बताता हमें। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन वो स्टडी करते हैं कि क्या है कि एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इतना तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद हम क्या बताते हैं कि दीज आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, दीज आर कंपोज ऑफ एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप, अ कार्बोक्सिल ग्रुप, a hydrogen atom, a hydrogen atom and a distinctive side chain। और क्या है? डिस्टिंक्टिव साइड चेन है। ये डिस्टिंक्टिव वर्ड इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ कैसे। ठीक है, और ये किससे जुड़े हैं? ये सारे जुड़े हैं एक कार्बन एटम से, जो जनरली अल्फा कार्बन एटम होता है। ठीक है, स्पेशली जो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको सब समझ में आएगा कि जो प्रोटीन, जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं? वो अल्फा कार्बन एटम होता है। मतलब वे अल्फा कार्बन एटम से जुड़े होते हैं उन अमीनो एसिड्स के अंदर। और इसलिए अब जब आप बायोकेमिस्ट्री में कभी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर हमेशा अल्फा कार्बन एटम लिखा होगा कि अल्फा कार्बन, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जो मेन प्रोटीन्स जो हम पढ़ते हैं वो 22 प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब जैसा आपने सुना होगा 20 होता है, 20 भी नहीं होता, 22 होते हैं, 2 और जोड़े गए हैं बाद में। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्फा कार्बन एटम से जुड़े हैं सारे, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम और डिस्टिंक्टिव साइड चेन, सब किससे जुड़े हैं? अल्फा कार्बन एटम से। बट ये बीटा भी हो सकता है, ये गामा भी हो सकता है, ये एप्सिलॉन भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। अभी हम नंबरिंग कैसे डिसाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो जो पहला कार्बन जुड़ा है वो अल्फा है, जो इसके आगे सब्सिक्वेंट जुड़े होंगे वो बीटा हो गया। ऐसी डेल्टा, गामा है ना, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। क्लियर? अच्छा, एक बात यहाँ पर क्या लिखी है कि जो प्रोलीन होता है वहाँ पर इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये क्या चीज़ है? अब जनरली इम्यूनो में क्या होगा, जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी ये NH2 है, ये NH2 है जिसे हम अमोनिया ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कह रहे हैं NH3+ क्यों है यहाँ पर ये? ठीक है, फिर CO नेगेटिव क्यों है? कार्बोक्सिल ग्रुप तो COH होता है और ये एमिनो ग्रुप होता है। तो ये समझ में आता है जो डेफिनेशन देखकर, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो जब ये हमें कब समझ में आएगा ये बात, हम जब वीडियो के एंड में पहुंच जाएंगे, जो टाइट्रेशन होती है अमीनो एसिड्स की। बिकॉज जो अमीनो एसिड्स होंगे ना बच्चा, वो कभी भी किसी सॉल्यूशन में तो प्रेजेंट होंगे और उस सॉल्यूशन की हमेशा कोई ना कोई pH होगी। ठीक है, तो टाइट्रेशन जो अमीनो एसिड्स की होती है वो हमें ये बताती है कि pH के वेरी करने पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर वेरी करता है। ठीक है, डिफरेंट pH के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर वेरी करता है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर भी प्रॉपर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर COH लिख दूँ तो ये स्ट्रक्चर भी प्रॉपर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं CO नेगेटिव एंड NH2 लिख दूँ सिर्फ, तो वो भी प्रॉपर होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर सारे सही होंगे, बस हमें देखना है कि pH के अंदर भी पॉसिबल हो। एक स्ट्रक्चर हमेशा गलत होगा जो हमेशा बच्चा बनाता है, जो अमीनो एसिड का जब भी उसे हमें स्ट्रक्चर कहता है तो क्या बनाता है? ये कार्बन, ठीक है, एक अल्फा कार्बन है, प्रोटीनोजेनिक की बात करेंगे हम स्पेसिफिकली। ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप जो डेफिनेशन पढ़ के बच्चा बना आता है, और ये साइड चेन जो वेरी करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये स्ट्रक्चर गलत है? ये स्ट्रक्चर क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ये बात ध्यान रखना कि एमिनो एसिड कभी भी अनचार्ज नहीं होगा टोटली। ठीक है, नेट चार्ज, ध्यान से सुनना, अब आपको क्या नहीं अनचार्ज तो होता है, नेट चार्ज 0 हो सकता है। ठीक है, नेट चार्ज 0 हो सकता है। जैसे इस केस के अंदर ये +1
ये -1, तो नेट चार्ज क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, ये पॉसिबल है। इस स्टेट को हम कहते हैं ज़्विटर आयन स्टेट। ठीक है, जहाँ पर नेट चार्ज 0 होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर कभी पॉसिबल नहीं है जो टोटली अनचार्ज्ड है। ठीक है, बिकॉज हमेशा किसी ना किसी पीएच में प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन का डोनेशन और एक्सेप्टेशन हमेशा चलती रहेगी। क्लियर? तो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा। और फिर हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब से हम जो बात करेंगे, आपको वहाँ बताना ज़रूरी था कि अल्फा अमीनो एसिड के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, डेल्टा फिर एप्सिलॉन ई भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये कैसे नहीं होते, ये प्रोटीनोजेनिक नहीं होते। ठीक है, प्रोटीनोजेनिक कौन होता है, प्रोटीनोजेनिक यानी जो प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और इसलिए ही कभी बायोकेमिस्ट्री में आपको हमेशा अल्फा अमीनो एसिड्स टर्म मिलेगी, बिकॉज हम वहाँ पर उन्हीं अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। बाकी वरना, और ये जो अमीनो एसिड्स होता है जो प्रोटीनोजेनिक है 22, नहीं हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। वरना जो सेल होता है उसके अंदर आपको नियरली मोर देन 300 प्रोटीन्स मिल सकते हैं। ठीक है, बट उसमें से सिर्फ 22 स्टैंडर्ड है, बाकी जो है वे नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, वे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते। आपको एंटी माइक्रोबायल पेप्टाइड्स मिल सकते हैं, आपको बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में मिल सकते, बैक्टीरियल सेल वॉल में मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो कई जगह मिल सकते हैं, बट जो प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे वो सिर्फ 22 होते हैं, प्रोटीनोजेनिक होते हैं और अल्फा अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है, बाद में हम एक चीज़ और देखेंगे कि कौन से एक हम जो आइसोमर्स स्टडी करेंगे, LND आइसोमर्स, उसमें हम देखेंगे कि सिर्फ L आइसोमर्स प्रोटीनोजेनिक होते हैं इन 22 में से भी। ठीक है, D वाले नहीं होते। क्लियर? जैसे जैसे आप हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो तुमने सब पढ़ लिया है, सब डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वे एज एसिड भी एक्ट कर सकते हैं, और एसिड भी एक्ट कर सकते हैं, फिर एज बेस भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एसिड जो होता है वो क्या करता है, हम क्यों किस चीज़ को एसिड कह देते हैं कि अगर वो प्रोटोन यानी H+ आयन डोनेट कर रहा है तो वो कहेगा एसिड हुआ। ठीक है, और अगर वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या हुआ, बेस हुआ। अगर प्रोटोन को एक्सेप्ट करना तो बेस, प्रोटोन को डोनेट करना तो एसिड। क्लियर? और ये मैं आपको जब हम टाइट्रेशन स्टडी करेंगे वहाँ पर आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, कि कौन सा किस पीएच पर ये जो एसिड जो प्रोटोन डोनेट कर रहा है, कौन सा ग्रुप प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, ये वेरी करता है। ठीक है, मेन क्या होगा, ये जो एमिनो ग्रुप होगा और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा यही करता है, इसमें पार्ट लेता है। बाकी जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जो साइड चेन होती है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पर हम उसे बेसिक कह सकते हैं, एसिडिक कह सकते हैं, पोलर के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर कुछ अनचार्ज्ड भी होता है। ये हम सब क्लासिफिकेशन में स्टडी करेंगे कि जो डिस्टिंक्टिव साइड चेन होती है उस बेसिस पर ही, बिकॉज ये सारा का सारा स्ट्रक्चर देखो, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ना ये हमेशा सेम रहेगा सारे अमीनो एसिड्स के अंदर। जो हमेशा वेरी करना है ये इस बेसिस पर वेरी करना है। अगर ये हाइड्रोजन हुआ तो हमने कहा ग्लाइसिन, अगर ये CH3 ग्रुप हुआ तो हमने कहा एलानिन। ठीक है, तो इसी बेसिस पर वेरी करते हैं और इसी बेसिस पर हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, फिर कौन सा पोलर में एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। क्लियर? तो ये जो एमिनो एसिड है वो आपको इतना समझ में आया कि वो ऐसा एसिड और बेस एक्ट करता है। एसिड यानी प्रोटोन डोनेट करना, बेस यानी प्रोटोन एक्सेप्ट करना। अब ये एमिनो भी कर सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी कर सकता है, या फिर जो साइड चेन में ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा कब प्रोटोन डोनेट करा है, कौन सा कब एक्सेप्ट करा है, हम टाइट्रेशन में स्टडी करेंगे, बिकॉज वो पीएच पर वेरी करता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की, एमिनो एसिड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें बहुत सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास लाइट है। ठीक है, हमने लाइट को पास किया किससे, पोलैरिमीटर से। तो पोलैरिमीटर से पास करने से पहले जो लाइट थी ये एक प्लेन में नहीं थी, ये मल्टीपल प्लेन्स में थी। ठीक है, सिर्फ एक प्लेन में नहीं है, ये मल्टीपल प्लेन में जा रही है। क्लियर? फिर हमने क्या किया, इसे पोलैरिमीटर से पास किया। किससे पास किया, पोलैरिमीटर से। तो पोलैरिमीटर से पास करने के बाद ये लाइट कैसी हो गई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। अब देखो ये सिर्फ एक ही प्लेन में है। ठीक है, अब इसको हमने क्या पास किया, हमारे पास एक ट्यूब थी, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड का सॉल्यूशन प्रेजेंट था। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट था।
तो उससे पास करने के बाद, ठीक है, अब क्या होगा, इसकी जो आपको इवन फिगर में दिख रहा है, पास करने के बाद अब क्या हुआ, इसके रोटेशन में थोड़ा सा डेविएशन आया, ठीक है, कि पहले ये लेट ऐसी थी, क्लियर। अब क्या होगा, अब या तो ये पास करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन है उसे पास करने के बाद या तो ये राइट में या फिर हम कहें क्लॉकवाइज, अगर राइट या फिर कहें क्लॉकवाइज तो हम रोटेट कर जाएगी, तो हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी एमिनो एसिड है, ठीक है, सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ वो जो एमिनो एसिड है, बिकॉज उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस में रोटेट किया, राइट साइड में, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये कंसंट्रेशन ऑफ एमिनो एसिड से पास करने के बाद लेफ्ट या फिर कहें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, तो हम कहेंगे कि ये कैसा सॉल्यूशन है, ये लेबोरेटरी सॉल्यूशन है, यानी जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में इसके अंदर, वो लेबोरेटरी एमिनो एसिड है, ठीक है। तो डेक्सोरोटेटरी लेबोरेटरी हम कैसे कह रहे हैं कि अगर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ, क्लॉकवाइज या फिर राइट तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज तो लेबोरेटरी, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है ये कब होता है, जब कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो कायरल हो, ठीक है। कायरल, अब किसी को अगर कायरल नहीं पता तो क्या होता है कि लेट ये कार्बन है, ठीक है, अभी हमारा हम हाइड्रोजन है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और लेट ये एमिनो ग्रुप है, ठीक है, ये हमारी कोई भी साइड चेन हुई। तो अब ये देखो, अगर ये साइड चेन यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे जो साइड चेन है वो हाइड्रोजन हुआ, तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। क्यों कायरल नहीं है, बिकॉज कायरल मॉलिक्यूल वो होता है जिसके चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफर करते हो, और यहाँ पर चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफर नहीं करे बिकॉज ये दोनों सेम है, दोनों ही हाइड्रोजन है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना, सारे के सारे एमिनो एसिड जो है सब जो होते हैं ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन। क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन एक कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर यहीं पे आर की जगह CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता, ठीक है, यहीं पे आर है, अगर यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर CH3, जैसे एलानिन का केस ले लिया हमने, तो अब देखो यहाँ पर सब डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कायरल मॉलिक्यूल हुआ, तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, क्लियर। अब हमें क्या होता है, जो हम पोलैरिमीटर से पास करते हैं तो हम ये करके ऑप्टिकल रोटेशन किसी भी जो एमिनो एसिड है उसका ऑप्टिकल रोटेशन नापते हैं, ठीक है, पता करते हैं। तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है कि कितना वो रोटेट किया, इतना समझ में आ रहा है ऑप्टिकल रोटेशन से, लिए लाइट थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये कितना रोटेट करी हमें पता है, इतना तो हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है। अब बहुत सारे लेबोरेटरी भी हो सकते हैं, बहुत सारे डेक्सरोटेटरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब अब हमें पता लगाना है अगर कि एक कौन सा पर्टिकुलर एमिनो एसिड है, तो हम इससे एमिनो एसिड पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में वो जो सोल्यूशन है हमारा उसके अंदर कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि एक एमिनो एसिड एक पर्टिकुलर डिग्री तक रोटेट कराएगा एक गिवन वेवलेंथ और गिवन टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। उस लाइट का, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एक पर्टिकुलर रोटेशन कराएगा एक एमिनो एसिड, तो कितना रोटेशन कराएगा ये जानना जरूरी है उस एमिनो एसिड को फाइंड करने के लिए, क्लियर। तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड, लाइट वेव पाथ वेवलेंथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड टेम्परेचर। अब इसमें हम इन दो चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। जो वेरिएबल रखते हैं वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड और लाइट पाथ लेंथ, क्लियर। तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है इसे पता लगाने का हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमें पता लगाना है, देखो कुछ तो जो ऑब्जर्व रोटेशन होगा डिग्रीज में, अब हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ये रोटेट कर गया, ठीक है, लेट ये डेक्सरो रोटेटरी है, लेट ये लैब रोटेटरी है, ठीक है, वो हम पता लगा सकते हैं कितना रोटेट किया, उतना पॉसिबल है इजीली, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं ऑब्जर्व रोटेशन, जो डिग्रीज में हम नाप सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि सी क्या है, कंसंट्रेशन हमने जो सॉल्यूशन से पास करी थी, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, जैसे इसमें आपको शो करता हूँ, इसकी कुछ लेंथ होगी तो वही पाथ लेंथ, ठीक है,
और इसके अंदर कुछ जो वो प्रेजेंट है जिस कंसंट्रेशन को, बिकॉज कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है और उससे फिर ऑप्टिकल रोटेशन भी वेरी कर जाएगा कि कितना स्पेसिफिक रोटेशन हो वो वेरी कर जाएगा उससे, ठीक है। तो इसलिए ये भी वेरिएबल हुआ इसके अंदर। तो हम इस सब वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा स्पेसिफिक रोटेशन निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। ये स्पेसिफिक रोटेशन, और ये स्पेसिफिक रोटेशन टेम्परेचर पे, वेवलेंथ पर, इस ऑब्जर्व्ड रोटेशन पर, ऑब्जर्व्ड पे तो नहीं, इस पर कंसंट्रेशन पर सॉल्यूशन के, और लाइट पाथ लेंथ पर, इन चारों फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इनको हम कांस्टेंट लेके चले, इसलिए हमने इन फिगर में से डिनोट नहीं किया है। जो वेरिएबल लिया हमने ये जो क्या कहते हैं ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, लाइट पाथ लेंथ है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, इन्हें लेके चले आप। और एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इजी आता है कि कितना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन इजी आता है। मेन बात क्या होती है, बच्चा इसमें क्या गलती करके आता है कि वो यूनिट्स का ध्यान नहीं रखता। और यही देखना है इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इसने जो क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे इसमें इसने यही किया है कि यूनिट्स डिफर दिया। बच्चा सारा फॉर्मूला याद करके जाएगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला का मतलब क्या है, जो भी सारे इसके वेरिएबल्स हैं वो सब पता होंगे, बट वो यूनिट्स अगर गलत कर देगा तो आंसर गलत आएगा उसका, और वो गलत आंसर भी हमसे उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपको टेम्परेचर और वेवलेंथ का तो फोकस ही नहीं करना, बिकॉज वो क्या कहते हैं वो कांस्टेंट होगा, उसमें रखना ही नहीं है। और डिग्रीज में आप हमेशा पुट करोगे, तो मेन जो ध्यान रखना है आपको कि ग्राम पर ml में लेना है सोल्यूशन को, ठीक है। और जो लाइट पाथ लेंथ है वो डेसीमीटर में लेनी है, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसमें बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ एल ल्यूसीन इज 3 ग्राम पर 50 ml ऑफ 6 नॉर्मल HCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 नॉर्मल HCl कुछ काम नहीं है, फालतू में दिया इसने, ठीक है। हैज़ एन ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ 1.81 डिग्री सेल्सियस डिग्री, ठीक है। फिर है 20 सेंटीमीटर पोलैरिमीटर ट्यूब, तो आपको ये एल दे दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्व रोटेशन दे दिया कि कितना हुआ है, आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन दे दी, ठीक है, ये सब दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको यूनिट सही करनी है। 20 सेंटीमीटर में दिया था तो हमने इसे डेसीमीटर में कर लिया, ठीक है। ये ग्राम पर ml में ही है तो हमने इसमें छेड़छाड़ी नहीं करी, और ये तो डिग्रीज में ही दिया हुआ है इसने, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगा। यहाँ पर ऑब्जर्व्ड क्यों कहा, बिकॉज ऑब्जर्व्ड तो आएगा ही, ठीक है। हम देख कर पता लगा सकते हैं कितने डिग्री का डेविएशन हुआ है। स्पेसिफिक किस पर डिपेंड किया है, ये उस जो कांस्टेंट हैं दो चीज़ें, वेवलेंथ और टेम्परेचर, और जो बाकी एक कंसंट्रेशन और लाइट पाथ लेंथ है, इस पर ये वेरी किया है, ठीक है। इस वजह से हर एक स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, वेरी कर सकता है। सेम एमिनो एसिड है बट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है, तब भी वो जो स्पेसिफिक रोटेशन वो वेरी कर जाएगा, समझ रहे हो ना आप। तो एक एमिनो एसिड के लिए भी ये वेरी कर सकता है अगर उसकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हुई। तो अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया कि जो लेवोरोटेटरी और डेक्सोरोटेटरी है, हम उसे हमेशा स्मॉल एल और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। बिकॉज अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड की। तो स्टैंडर्ड एमिनो, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि जो मोर देन 300 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीनोजेनिक होंगे, यानी जो प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, वो सिर्फ 22 होते हैं, 20 भी नहीं 22 होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एमिनो एसिड्स को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, जबकि ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड, जो 300 है। 20 आपको ये तो सब आपने हमेशा सुने होंगे कि 20 कौन सा है, वो हम डिस्कस भी करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। आपको मेन बात ध्यान क्या रखना है कि 21st एमिनो एसिड कौन सा है, 22nd एमिनो एसिड कौन सा है, ठीक है। 21st एमिनो एसिड लिया गया सोलेनोसिस्टीन एंड 22nd एमिनो एसिड लिया है पायरोलाइसिन, ठीक है। और इसका एविडेंस भी है, ठीक है। अब आपको क्या पता चलता है एविडेंस की, हमने क्या कहा कि जो 22 एमिनो एसिड्स हैं प्रोटीनोजेनिक है, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मतलब ये 300 एमिनो एसिड्स आपको प्रोटीन में नहीं मिलेंगे। तो हमने कहा कि सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन क्या है, प्रोटीनोजेनिक है, बिकॉज स्टैंडर्ड बताया। तो देखो इसका वो भी गिवन है एविडेंस कि एंजाइम लाइक ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंड फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेस। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम तो प्रोटीन है, तो मतलब ये जो है प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो एंजाइम लाइक ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंड फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनेस कंटेन्स सोलेनोसिस्टीन इन द कैटालिटिक सेंटर, ठीक है। एंड दिस इज कोडेड बाय UGA कोडोन। वाइल पायरोलाइसिन इज सिमिलर टू लाइसिन, सर्टेन मॉडिफिकेशंस हैं, बट ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं है,
सो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं है, मतलब प्रोटीन बनने के बाद नहीं हुआ, प्रोटीन के टाइम पर ही हुआ है ये प्रोटीन बन रहा था, ठीक है। तो पायरोलाइसिन इज सिमिलर टू लाइसिन प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल प्रोटीन्स, इट इज कोडेड बाय यूजीए कोडॉन। क्लियर? तो ये नाम ध्यान रखना, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स और किस कोडॉन ने किया है इन्हें, ये बात ध्यान रखना इनकी। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पर। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो एसिड किस कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम LND आइसोमर्स स्टडी करते हैं और RNS करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं LND आइसोमर्स क्या होता है। कि अगर आपको मैं उसमें दिखाता हूँ फिगर में, जैसे ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर, इस फिगर के अंदर क्या है कि जो अमीनो ग्रुप है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, तो हम इसे कहेंगे L, कैपिटल L से डिनोट करेंगे L अमीनो एसिड, तो ये L आइसोमर हुआ। अगर ये राइट साइड प्रेजेंट होता तो ये कैसा होता, कैपिटल D आइसोमर। बस इतनी सी बात है, कुछ भी फंडा नहीं था इसका, बहुत ईजी था ये। तो एक बार रीड ले लेते हैं हम। तो जो डेजिग्नेशन है D और L, एक बात ध्यान रखना, कैपिटल से डिनोट करता है, जबकि जो स्मॉल d और स्मॉल l है वो डेक्सरोटरी और लेवोरोटरी को डिनोट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात होगी, जो ऑप्टिकल रोटेशन में बात थी कि ये क्या है, ये एनेंशियोमर्स हैं। क्या है ये एनेंशियोमर्स? तो एनेंशियोमर्स क्या होता है, एनेंशियोमर्स कैरल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। आपको भी दिखा देता हूँ कि जो एनेंशियोमर है वो क्या है, कैरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और कैरल मॉलिक्यूल हमने अभी स्टडी किया था थोड़ी देर पहले कि ग्लाइसिन एक कैरल मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है। और इसी वजह से ना वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा और ना वो ये एनेंशियोमर्स शो करेगा, ठीक है ना, वो एनेंशियोमर्स होगा। तो जो एनेंशियोमर्स होता है वो कैरल मॉलिक्यूल्स होते हैं और वे एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, जो कैसे होंगे, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। अब इसका मतलब समझते हैं। एक बात आप फिर देख लो कि एल एंड जो डी आइसोमर्स में क्या है, वे एनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, वे कैरल मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, और वे नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब हम इसका मतलब समझते हैं, क्या मतलब है इसका। अब देखो आप, लेट ये हो गया मिरर, ठीक है। ये हमारा एक कार्बन, इस पर हम बनाएंगे सबसे पहले L अमीनो एसिड। तो ये L किस बेसिस पर कि अमीनो ग्रुप जो है वो किस में प्रेजेंट है, किस साइड, लेफ्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कोई भी साइड चेन है, यहाँ पर ये कार्बन, अब और इसमें हम बनाएंगे D अमीनो एसिड। तो ये हो गया राइट में प्रेजेंट हो गया, ये हाइड्रोजन, ये COH, ठीक है, और ये R साइड चेन। अब आपको हो गया, यहाँ पर मैंने नेगेटिव पिन लगाया, तो मैंने बताया ना कि ये स्ट्रक्चर भी सही है, बस अनचार्ज नहीं होना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर किस pH में आएगा, कब, कैसे पॉसिबल है, ये भी आपको अभी टाइट्रेशन में मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इस अभी वापस आइसोमर के टॉपिक पे आता है। तो देखो इसमें क्या बात है, ये है L आइसोमर बिकॉज लेफ्ट में प्रेजेंट है, जबकि ये कौन सा आइसोमर, ये है D आइसोमर बिकॉज ये राइट में प्रेजेंट है, ठीक है, ये D आइसोमर है। अब हमने कहा कि ये क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, क्या है, मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। दीज आर कैरल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। फिगर में दिख रहा है आराम से, मिरर इमेजेस हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है। एंड दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस इमेज को उठा के इसके ऊपर पुट करूँ, ठीक है, तो और स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखोगे कि ये जो अमीनो ग्रुप है वो इस साइड आएगा, है ना। जब मैं उसे उठा के इसके ऊपर रखूँगा तो अमीनो ग्रुप इस साइड आएगा। तो अब हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, बिकॉज सुपर इम्पोजिबल कौन सी इमेज होगी कि लेट मैंने एक इमेज उठा कर रखी तो वो बिल्कुल इसके ऊपर एडजस्ट कर गई पूरी, समझ रहे हो। ये और ग्रुप तो एडजस्ट कर जाएंगे बिल्कुल, ये ग्रुप होगा, ये दोनों ग्रुप इसके अंदर डिफरेंट आएंगे, ये COH इधर होगा और अमीनो ग्रुप इधर होगा। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो यही था। और एक बात बहुत और इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वे प्रोटीनोजेनिक होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी क्या बात है, अल्फा अमीनो एसिड होने के बाद भी जो L एंड D आइसोमर्स में अरेंज्ड होंगे हमेशा, ठीक है, या तो अमीनो ग्रुप राइट में या फिर लेफ्ट में। तो जो प्रोटीनोजेनिक होते हैं वो कौन से होते हैं, वो वो L अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो जो D फॉर्म होती है वो प्रोटीन्स में पाई नहीं जाती, ये बात ध्यान रखना, पूछते हैं सब चीज़ें। जो D फॉर्म होती है अमीनो एसिड्स में, जिसमें किसमें प्रेजेंट होगा, राइट में प्रेजेंट होगा अमीनो ग्रुप, वो प्रोटीन्स में नहीं पाई जाती।
ठीक है। वो प्रोटीन से पहले जो स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा हेलिक्स वगैरह उनमें प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स के अंदर डी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उसके अंदर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अल्फा हेलिक्स वगैरह वे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मिल सकते हैं, बट एक कंप्लीट प्रोटीन के अंदर आपको डी फॉर्म नहीं मिलेगी। बाकी जो डी एमिनो एसिड्स हैं, क्या ये एग्जिस्ट नहीं करते? एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बीटा गामा एप्सिलॉन भी एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? जैसे पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स हो गया, या फिर जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है पेप्टोग्लाइकन की होती है, हमने जब स्टडी किया था देखा था, तो वहाँ पर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें मिल जाते हैं डी फॉर्म एमिनो एसिड्स की, ठीक है। तो प्रेजेंट तभी भी है, बट प्रोटीनोजेनिक नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन आती है आर एंड एस आइसोमर्स। यहाँ पर पहले हम रीड लेते हैं, फिर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा इसका मतलब क्या हुआ। इस अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हमारा कायरल कार्बन है कोई भी, ठीक है, तो वही वाली बात कि ग्लाइसिन पर फिर नहीं बैठेगी। तो हमारा जो भी कायरल कार्बन है उसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हुए, यानी उसके जो 4 ग्रुप हुए, जैसे COH, ठीक है, एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम और जो साइड चेन है, ठीक है, 4 सब्स्टिट्यूएंट हुए, ठीक है। इन्हें हम प्रायोरिटाइज करते हैं, नंबरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं किस बेसिस पर? डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, ठीक है। और अगर ये प्रायोरिटाइज करने के बाद जो अरेंजमेंट हमें मिलता है वो क्लॉकवाइज होता है, तो हम कहेंगे उसे आर आइसोमर है। और अगर हमें जो अरेंजमेंट मिलता है वो मिलता है हमें एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे एस आइसोमर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि लेट ये हमारे पास कार्बन है, अल्फा कार्बन, ठीक है, इससे COH ग्रुप प्रेजेंट है, और इस यहाँ पर हमारा CS3 एलानिन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये है एमिनो ग्रुप, ठीक, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है ये। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इसकी हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। किस बेसिस पर? डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। तो सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, आप क्या करो, सबसे पहले जो भी फर्स्ट कार्बन जो भी फर्स्ट एटम अटैच्ड है किससे? इस अल्फा कार्बन से। ये अल्फा कार्बन हमारा, इससे जो कौन सा फर्स्ट एटम अटैच्ड है? एक नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ये वाला भी कार्बन हुआ और ये भी हाइड्रोजन हुआ। तो इनको आप एटॉमिक नंबर प्रोवाइड करो। सबसे हाईएस्ट किसका है? सबसे हाईएस्ट नाइट्रोजन का, तो हमने 1 प्रोवाइड किया। फिर बात आती है कार्बन की, ठीक है। कार्बन में दोनों कार्बन सेम है, तो इसमें हम फैसला करने के लिए उससे जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स एटम्स होंगे वो देखेंगे। इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है, जबकि इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने इसे सेकंड नंबर प्रोवाइड किया। ये समझ में आया कि यहाँ पर दोनों सेम थे, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। फिर हमने सब्सिक्वेंट देखे आगे वाले जिनसे जो इससे फर्दर अटैच्ड हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो उसमें सेकंड प्रोवाइड किया। फिर हमने क्या किया? थर्ड इसे प्रोवाइड किया और फोर्थ इसे। तो हमने किस बेसिस पर किस बेसिस पर प्रायोरिटाइज किया है? हमने डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर प्रायोरिटाइज किया है हमने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने कहा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, कैसे पता लगाएं। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जैसे 1 2 3 और फिर 4, ठीक है। अब हम कहेंगे 4 तो बीच में आ गया, बट हमें इस पर फोकस नहीं करना है। हम सीधा 1 के बाद 2 कहाँ पे आया, ठीक है, 2 किसके पास है? 2 इसके पास है, इस साइड से जाने ईजी होगा, ठीक है। फिर 3, फिर बिकॉज हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि पहले इधर गए, कि पहले इधर गए 2 फिर 3 इधर वापस आ रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसे नहीं, इसलिए कि 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला अरेंजमेंट कैसे बैठा? ये एंटी क्लॉकवाइज बैठा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बैठा है। तो एंटी क्लॉकवाइज बैठा है तो ये कैसा होगा? ये एस आइसोमर होगा। अगर एक क्लॉकवाइज होता तो हम कहते हैं आर आइसोमर, ठीक है। तो इस बेसिस पर हमने जो आर एंड एस आइसोमर्स हैं वो बताए हैं, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट हुआ। सबसे लास्ट टॉपिक बचा है टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स देखते हैं। अब इस टाइट्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, हम कई जगह पढ़ते हैं। तो इसका बहुत सिंपल मतलब है कि पीएच के वैरी करने पर, बिकॉज किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है, तो पीएच वैरी करने पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बदलता है। पीएच के वैरी करने पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बदलता है। यही क्या है? यही है टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। कुछ भी नहीं था, सिंपल सी बात है कि पीएच के वैरी करने पर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर वैरी किया है, ठीक है।
अब दो चीज़ें आपको समझनी होंगी, एक होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पर एमिनो एसिड के पर नेट चार्ज ज़ीरो होगा। क्या होगा, नेट चार्ज ज़ीरो होगा, ठीक है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन कहते हैं, जिस पर नेट चार्ज ज़ीरो होगा। अभी हम बताऊंगा मैं कि कैसे नेट चार्ज ज़ीरो होगा, ठीक है। और इस पीएच पर, ठीक है, इस पीएच को हम क्या कहते हैं, इसलिए पीआई यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस पर ज़्विटर आयन फॉर्म होता है। अब इस पर जो अमीनो एसिड होता है वो लीस्ट सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि ये जो टाइट्रेशन अमीनो एसिड्स की कैसे होगी। तो देखो, जो लो पीएच है यानी उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट पीएच है मतलब उसमें ओके ओके है, तो एक तरह से आप बेसिक मान लो, पीएच हमने 7 दे दी, सॉरी बेसिक नहीं, हम न्यूट्रल मान लो, हमने पीएच 7 दे दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हाई पीएच में हमने कहा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, एक ही बात है। हमने पीएच से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर लिया है उस फॉर्म में। हम देखते हैं, ठीक है, जो डोनेशन और एक्सेप्ट करने का काम करेगा वो ये कार्बोक्सिल ग्रुप और ये क्या कहते हैं, एमिनो ग्रुप करेंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि जो साइड चेन होती है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जो प्रोसेस है वहाँ पर, उसमें भी होता है। अगर उसमें प्रेजेंट है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है जैसे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के अंदर, तो फिर वे भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बट उससे आपको फिर टाइट्रेशन समझ नहीं आएगा, क्लियर। इसलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल किसका लिया है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है एलानीन का, ठीक है जी। एलानीन में कोई भी ऐसा एसिड और प्रोटॉन डोनेटिंग या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ बात किस पर आती है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप और इस एमिनो ग्रुप पर, ठीक है। अब देखो, जब हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो ये जो एमिनो ग्रुप है इसने भी एक हाइड्रोजन ले लिया और इसने भी ले लिया, ठीक है। तो ये COH, ठीक, और ये NH3+ हो गया, NH2 था नहीं, ये NH3+ हो गया, इसके पास ऑलरेडी था प्रेजेंट, ठीक है। तो ये COH हुआ और ये NH3+ हुआ। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं चार्ज बैठा, वो कौन सा बैठा, +1 चार्ज बैठा है यहाँ पर, ठीक है। नेट चार्ज क्या बैठा, +1। अब हमने आई इंटरमीडिएट पीएच पर, पीएच थोड़ी डिक्रीज़ करी है हमने, ठीक है, पीएच डिक्रीज़ करी, पीएच 7 पर आ गए, ना एसिडिक है ना बेसिक है। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गई तो जो जिम्मेदार कौन था, ये COH, इसने क्या किया, अपना हाइड्रोजन दे दिया। तो ये क्या हो गया, CO नेगेटिव हो गया, ठीक है। जबकि इसने ये बेशर्म इसने अपना हाइड्रोजन आयन नहीं दिया, इसने कहा मैं नहीं दूंगा, ठीक है। जब तक बिल्कुल सिर तक, गले तक पानी नहीं आ जाएगा तब तक ये नहीं देगा, ठीक है। COH ने दे दिया अपना हाइड्रोजन आयन। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये -1 बैठा और ये +1 बैठा, ठीक है। अब इस स्टेट में क्या हुआ, देखो जो नेट चार्ज है वो 0 है, ठीक है। अनचार्ज ने टोटली, नेट चार्ज 0 है, और इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन। इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, ज़्विटर आयन कहेंगे। और इस पीएच को हम क्या कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, बिकॉज इसमें ज़्विटर आयन बना, ठीक है। फिर आता है, हमने क्या क्या, पीएच को हमने और कम कर दिया, सॉरी पीएच को हमने और इंक्रीज किया नहीं, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को हमने और कम कर दिया। और कम किया तो इसने, ये तो अपना पहले से दे चुका हाइड्रोजन, तो ये तो नहीं दे सकता। और जब बात बिल्कुल जो है ना, पानी बिल्कुल गले तक आ गया, तो इसने कहा चलो मैं भी दे देता हूँ, ठीक है। तो इसने भी अपना लूज कर दिया हाइड्रोजन आयन, इसने भी अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर इसने डोनेट किया, यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया, तो पीएच पर वैरी कर रहा है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर इसने डोनेट कर दिया प्रोटॉन। तो अब क्या हुआ, अब नेट चार्ज क्या बैठा, नेट चार्ज -1 का बैठा, ठीक है। तो यही यहाँ पर हमने इस जो टोटल जो टाइट्रेशन हमने स्टडी किया उससे क्या पता चला हमें कि जो पीएच के वेरी करने पर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है, ठीक है। वो हमने देखा कि, और इस वजह से ही कि क्या चार्ज ये कैरी कर रहे हैं ग्रुप, इस बेसिस पर जब लो पीएच से तो +1 चार्ज आया, ठीक है। एलानीन के केस में बात कर रहे हैं इसलिए हम, जिसमें साइड चेन में भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वो पार्ट लेंगे, जैसे स्पार्टेट है, ग्लूटामेट, एमिनो एसिड है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे ग्रुप। उस बेसिस पर हमने पोलर एसिडिक या बेसिक कहता है, ठीक है। हिस्टीडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ये बेसिक एग्जांपल हो गए। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट एसिडिक के हो गए, ठीक है। और जबकि जो नेट चार्ज है, नेट नेगेटिव है, जो ज़्विटर आयन है, ठीक है, उसमें 0 है नेट चार्ज। और जो पीएच हाई पीएच है यानी लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, उसमें -1 प्रेजेंट है, ठीक है। तो
तो यही थी टाइट्रेशन, इसकी टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब इसकी इसी जो प्रॉपर्टी है, जो सारा कंसेप्ट है, इसे यूज़ करके हमें चार्ज कैलकुलेट करना होता है अमीनो एसिड्स पर, ठीक है। वो हम कभी सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।